किसी ओके। का कोई इशू नहीं है किस सर, क्योंकि सर हाँ बोलिए, किसी का कोई भी क्वेरी है तो आप पहले क्वेरी क्लियर करिए, हम लोग क्लास को बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेरी क्लियर करिए अपना। एक बात तो क्योरी सर, रिगार्डिंग मैंने सर आपको टेक्स्ट भी किया था व्हाट्सएप पे रिगार्डिंग कि सर जीएस का मैंने बोला था किस लेवल का पेपर आता है और कंपटीशन किस लेवल का है, और ऐसा का मान के चले कि इसका प्रीवियस टाइप से ऐसा पेपर होता है सर। तो वो क्लियरिफाई आप कीजिए सर कि जीएस के रिगार्डिंग। जीएस के रिगार्डिंग। ओके, देखिए जो जीएस का जो पेपर है जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि सर ये केएस के इक्विवेलेंट पेपर आता है, दिस इज योर क्वेरी। जी सर वही वो। ओके, चलिए हम लोग इस लेवल को भी क्लियर करेंगे, टच करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। अभी आपका सर आज 24। यहाँ, यस। सर आज जेके एसएसबीआर जो ये है ना, जेके एसएसबी जो रिक्रूट कर रहे हैं सर, ये क्लास फोर्थ में भी केएस के लेवल, केएस का लेवल तक डालते हैं ये ओके जीएस का पोर्शन। ओके, मैंने देखा है हाँ जी वहाँ का सर। पेपर, मैंने देखा है। अभी लास्ट वीक भी एग्जाम था ना, एआरसीएस वाले बहुत हाँ जी सारे हाँ। बच्चे हैं जो हमारे यहाँ जो क्लासेस ले रहे थे, उन्होंने पेपर को क्लास में ही देख के ही सॉल्व कर दिया। उन्होंने बोला कि सर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो क्लास में आपने नहीं पढ़ाया था और वो क्वेश्चन आया हो। इतना इजी पेपर बना था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस लेवल को टच किया था, दैट्स वाई उनको वो पेपर इजी लगा था। ठीक है, हाँ तो जहां तक हाँ तो आपका वही ये है ना मानना सर। है कि सर ये केएस लेवल का जो भी आएगा ये कैसे क्लियर होगा, ये काफी टफ होता है, देखिए ये काफी इजी होता है, टफ तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ये काफी इजी हाँ होता है। अब इजी इन द सेंस कैसे होता है कि इजी इन द सेंस कि हम लोग इसको इजी बनाते हैं, हम लोग उस तरीके से चीजों को कवर करते हैं। केएस का जो भी सिलेबस है इसको आप 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री। सर आप मुझे पहले बताइए कि सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? बेसिक पता नहीं। आई एम प्योर क्वालिफाइड, मेंस क्वालिफाइड in civil services. I have cleared. I was in a probationary office in the bank, and then I resigned, and I am in this teaching field for the past 4 years. 4.5 years मेरा हो चुका है, और मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज का बैच लेता हूँ। ओके। मेरी जो क्लासेस चलती है यहाँ पे प्री और मेंस लेवल का पूरा सिविल सर्विसेज का बैच चलता है। यहाँ तक कि मुझे आंसर राइटिंग्स वगैरह इन सब चीज़ों के लिए भी कराया जाता है। तो दिस अच्छा इज सर। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके हाँ, ओके। ओके, चलिए, ठीक है। आपके यहाँ जो केएस का बैच है वो मैं ही ले रहा हूँ। इसके पहले एआरसीएस का बैच मैंने ही कंप्लीट किया, उसके पहले आपके यहाँ एफए का जो हुआ था वो मैंने ही कंप्लीट किया था। तो मैं ये दिल्ली में मेरा ऑफलाइन क्लासेस चलता है, वहाँ पे मेरी बैचेज कंटिन्यू चलती है, इसलिए मैं आपके यहाँ जो क्लासेस होता है वो सिर्फ शाम को ले सकता हूँ, क्योंकि डे में मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि दिन में हमारे यहाँ दिल्ली का सारा बैचेज चल रहा होता है। तो जो क्लासेस होगी, या तो मैं आपका क्लासेस मॉर्निंग में लूंगा नियर अबाउट 7:30 to 8:30, कि फिर दिन में मेरा 10:30 से क्लासेस स्टार्ट हो जाता है, और ये क्लास शाम को 6 बजे तक चलता है, 5:30 6 बजे तक चलता है। फिर डिपेंड्स ऑन दैट डे एंड टाइम और, सो 10:30 से ये 5 5:30 तक, फिर मैं रिटर्न आता हूँ, तो उसके बाद ही मैं आपका इवनिंग का क्लासेस ले पाता हूँ। अभी 10 अक्टूबर को सिविल सर्विसेज का पेपर हुआ था, अगर आपने देखा होगा हाँ तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर 10 अक्टूबर को हुआ था। 18 हाँ ऑफ जी। माई स्टूडेंट्स हैज क्लियर्ड प्री, मेरे खुद के 18 स्टूडेंट्स ने प्री क्लियर किया है। ओके, ठीक। ठीक है, चलिए, दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। नाउ सिलेबस कैसे ओवर करना है, तो अभी मैं आपको समझा रहा था कि जो हमारा टोटल केएस का अगर आप पैटर्न देखेंगे जीएस लेवल का, हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपका सारा क्वेरी इंटरटेन करूंगा। ओके, यू हैव अर्लियर अटेंडेड माय क्लास एंड यू आर फुल्ली इम्प्रेस्ड। यस, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन ही रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ कनेक्ट होइए। जितना आप मेरे से कनेक्ट हो पाएंगे ना, उतना आप मेरे से क्वेरी कर पाएंगे, मेरे से स्ट्रैटेजी जान पाएंगे, सीख पाएंगे, बहुत कुछ आप मेरे से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स मुझे रात के टाइम पे भी मैसेज करते हैं, 10 बजे 11 बजे, सर कैसे करना है, क्या करना है। तो ओके, थैंक यू शेख फैसल राशिद।
अभी चलिए हम लोग एक बार देखते हैं जीएस को कि जीएस को हम लोग कैसे डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का जो कंफ्यूजन होता है वो जीएस पे होता है, दूसरा मैथ्स पे होता है। जैसे जीएस को कैसे कवर करना है, मैथ्स को कैसे कवर करना है। तो रीजनिंग तो हो जाता है, इंग्लिश तो फिर भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश तो हम लोग कर ही लेते हैं। मैथ्स में क्या होता है कि हम पढ़ते हैं बट एग्जाम में हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है, टाइम खत्म हो जाता है, ये बहुत बड़ा समस्या है। जीएस में इतना वास्ट सिलेबस है कि सर कहाँ से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है। तो हम लोग पेपर को पहले ही दैट इज डिकोड द भी कर पॉइंट। लेते हैं कि हमारे पेपर में इस बार क्या आने वाला है। एआरसीएस का मैं बैच जब ले रहा था, एआरसीएस के पहले मैंने आपके यहाँ पे केएस के जो बहुत सारे एआरसीएस वाले बच्चे केएस में अपीयर हो रहे थे, और पेपर से पहले मैंने बहुत ऐसे क्वेश्चंस कराए थे जो डायरेक्टली पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो पेपर में कहीं भी इररेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं आता है। पेपर का जो क्वेश्चंस होता है, अगर पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो ये सपोज करिए एक साल आर्टिकल 169 पे क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 169 क्या है, किस स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ना, तो क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पे क्वेश्चन था। अब इस बार क्या था कि बहुत सारे वेस्ट बंगाल में अभी फिर से ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए। तो अंडर दिस आर्टिकल, अब ये कहीं ना कहीं ये करंट का न्यूज था, तो करंट से रिलेटेड न्यूज को तो हमें एसोसिएट करना ही करना है, और जो भी करंट से रिलेटेड न्यूज होता है उसको हम लोग स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं, और यही आपका क्वेश्चन का पार्ट बनता है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो भी पोर्शन होता है ये सारा करंट बेस्ड होता है, ये सारा करंट बेस्ड होता है। अब अभी आपने देखा होगा कि लगातार हमारा सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वो डाउन गया है, एसएलआर हमारा डाउन गया है। क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, सीआरआर और एसएलआर को डाउन कब करते हैं, सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाते कब है, तो कब इनके रेट्स को कम किया जाता है, कब इनके रेट्स को इंक्रीज किया जाता है, इन सब चीजों से रिलेटेड। तो जो अभी हमारे सोसाइटी में गवर्न हो रहा है उसी पे बेस्ड हमारा इकोनॉमिक्स का भी पेपर बनता है। इन द सेम वे जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और करंट अफेयर्स। ये जो 7 पार्ट होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस 7 पार्ट्स पे अगर आपने कमांड कर लिया, कमांड इन द सेंस कि आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको बस थोड़ा सा इस पे फोकस करना है और राइट स्ट्रेटजी के साथ। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि पॉलिटी में आप बैठ के लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा क्यों पढ़ें लक्ष्मीकांत, पूरा का पूरा क्यों पढ़ेंगे, जो भी होगा क्लास में कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में आप बोलेंगे कि सर केएस वाले बच्चे रमेश सिंह पढ़ते हैं, जो केएस क्लियर करते हैं ना, जो सिविल सर्विसेज क्लियर करते हैं ना, वो भी रमेश सिंह का सिर्फ 100 पेज पढ़ते हैं। आपने कभी सोचा इतना 500 पेज का बुक, क्या एक एक पेज एक एक लाइन हमें याद हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। हमें तो समरी देखना है, और समरी 100 पेज का समरी तो सिमट के 20 पेज में आ जाता है। हमें तो एग्जाम में बस ये 20 पेज लेके जाना है। आप एग्जाम में हर एक बुक, हर एक सब्जेक्ट का एक एक तो बुक होता है ना, स्टैंडर्ड बुक, और सारा स्टैंडर्ड बुक 500-500 पेज का होता है, 600-700 ऐसे पेजेस का होता है, उससे ज्यादा का भी होता है। तो क्या हमें 7000 पेज याद करना होगा? अगर आप एवरेज देखेंगे तो एक दिन में, अगर आपका एग्जाम आज से 4 महीने बाद होने जा रहा है, तो आपके पास कितने दिन का टाइम है? लेट से 100 दिन का टाइम है, 100 दिन का। तो अगर आप इसको डिवाइड भी करेंगे तो क्या एक दिन में आप 70 पेज याद करेंगे? मुश्किल से एक दिन में 2 से 3 पेज भी याद नहीं होता है लोगों को। तो हमें क्या होता है ना, हम जब सिलेबस देखते हैं तो हमें लगता है कि कितना वास्ट सिलेबस है, इस सारे को एक साथ पढ़ना है, फर्स्ट पेज से पढ़ना है, लास्ट पेज तक इसे पढ़ के खत्म करना है, सब चीज को याद रखना है। ऐसा कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि पढ़ना क्या है, हमें पता नहीं होता है कि फोकस कहाँ पे करना है, हिट किस पोर्शन को करना है। हमें इन सब चीजों को सीखना है कि कैसे कम स्टडी के साथ भी स्मार्ट अप्रोच के साथ हम एग्जाम को क्रैक कैसे करें। जो एग्जाम में सिविल सर्विसेज में टॉप करते हैं, क्या वो सब कुछ पढ़ के रखते हैं, उन्हें सब कुछ याद होता है? अगर आप टॉपर का मार्क्स देखेंगे, हर साल टॉपर का मार्क्स देखेंगे, टीना डाबी का आपने नाम सुना होगा, रैंक 1 थी। उससे पहले ईरा सिंगल का आपने नाम सुना होगा, रैंक 1 थी। क्या मार्क्स था उनका? प्री में 93 मार्क्स था। ईरा सिंगल उससे पहले 76 मार्क्स था। ये सब जो मार्क्स था, क्या ये मार्क्स आपको दिखाता है कि टॉपर का मार्क्स? नहीं, उन्हें पता है ना कि किस जगह पे हिट करना है। मुझे प्री क्लियर करना है तो सिर्फ क्लियर करना है, मुझे मेंस में फोकस करना है तो फोकस करना है। हमें कितना पढ़ना है वो पता होना चाहिए, दिमाग में कचरा नहीं भरना है।
दिमाग में कचरा खाली। जब आपको आगे बढ़ना होता है ना, तो हमें हल्का होना होता है, हमें लाइट वेटेड होना होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ लाइट वेटेड यस का सर, यस सर। क्या मतलब है। फ्लाइट में आप कभी ट्रैवल किए हो? जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो एक रेस्ट्रिक्शंस रहता है कि आपको 15 केजी का बैग लेके जाना है, केबिन में आपको 7 केजी का बैग लेके जाना है। ट्रेन में आप ट्रैवल करते हो तो ऐसा क्यों रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है? क्योंकि फ्लाइट को उड़ना होता है। उड़ने के लिए आदमी को हल्का होना होता है, लाइटर होना होता है, लाइट वेटेड होना होता है। रॉकेट जब स्पेस में जाता है तो पहले रॉकेट के साथ बहुत सारे इंजन और यहाँ पे फ्यूल्स अटैच्ड होता है। जैसे जैसे ये जाता है तो हम क्या करते हैं, इंजन वगैरह से भी सब जलता चला जाता है। ये जो भी फ्यूल होते हैं ये बर्न होते हैं, जितना फ्यूल बर्न होता है ये ऊपर जाता है। तो इसलिए दिमाग में बहुत ज्यादा कचरा नहीं भरना है। हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं से जो मर्जी आ रहा है, जो स्ट्रेटजी है, जो सोर्स मिल रहा है, आज हम कहीं से पढ़ रहे हैं, कल हमें कोई और सोर्स मिला वहां से पढ़ लिए, परसों कोई और सोर्स मिला वहां से पढ़ लिए, और पता चला लास्ट में कि हम कहीं से कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो हमें इन सब अप्रोच, इन सब चीजों को आज ही अपने क्लास में इन सब चीजों से अपने आप को दूर कर लेना है। एक स्ट्रेटजी, एक अप्रोच, सिंगल रेफरेंस, सिंगल बुक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रैक्टिस आपको जहां से मर्जी वहां से करिए। इट्स माई चैलेंज। मैंने आपको मैथ्स का कोई भी टॉपिक पढ़ाया या जीएस का कोई भी टॉपिक पढ़ाया, ये टॉपिक खत्म, सपोज करिए हमने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज खत्म, आप कहीं से चाहे आप प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस भी रेलेवेंट होना चाहिए, कहीं से का मतलब नहीं एक ही क्वेश्चन को हम दिन भर बनाए जा रहे हैं और दूसरे टाइप का क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन में मजा आ रहा है बस वही दिन भर बनाए जा रहे हैं, तो वो भी तो आपको फायदा नहीं करेगा ना। एक ही तरीके का क्वेश्चन डेटा चेंज हो के पूछा जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आज से 25 साल पहले पूछा जाता था, अब एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, तो हम उसी क्वेश्चन को रिपीट किए जा रहे हैं, वो भी आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट सेम होता है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्रैक्टिस आप वेरियस सोर्सेज से कर सकते हैं, लेकिन वो सोर्सेज भी रेलेवेंट होना चाहिए, इररेलेवेंट सोर्स नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चंस अगर नहीं बन रहा है तब मेरे पास आइए कि सर आपने ये पढ़ाया है, हमसे बना नहीं। वहां पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। अच्छा, क्या ये टॉपिक पढ़ाया हमने, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा टॉपिक है, क्या वहां से तो ये मिस नहीं हो गया? अगर नहीं, तो कहीं आपने इस कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझा, या फिर आप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, यही रीजन हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे वर्कआउट करेंगे कि टॉपिक पढ़ने के बाद आपको किसी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस ओपन करिए और सॉल्व करना शुरू करिए। यही आपका सबसे अच्छा टेस्ट होगा कि आपने टॉपिक को सीखा कि नहीं सीखा। यहाँ पे कोई भी टॉपिक हम कवर करेंगे ना, मैथ्स में तो पूरे क्वेश्चंस के फॉर्म में ही हम चीजों को कवर करेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ जीएस में कोई भी छोटा टॉपिक पढ़ने के बाद मेरा ये स्ट्रेटजी होता है कि मैं उस टॉपिक पे 5 से 7 क्वेश्चंस आपको कराऊं, जिसको मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट चेक सेशन। कॉन्सेप्ट चेक, आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो इस 50 में से 40 स्टूडेंट्स क्या इसका आंसर कर पा रहे हैं? क्योंकि 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्लास में इंटरटेन नहीं होते हैं, वो कितना भी मैं बोलता रहूं कि प्लीज टेल मी द आंसर, वो आंसर करेंगे ही नहीं करेंगे, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन इतना करने के बाद 40 स्टूडेंट जरूर होते हैं जो आंसर करते हैं, और इस आउट ऑफ दिस 40 कम से कम 35 या 30 स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। तब पता चलता है कि हाँ आपने रियल कॉन्सेप्ट समझा है। अब किसी का, हर का दिमाग तो अलग अलग तरीके का होता है ना, तो किसी किसी को कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो वहां पे उनके प्रॉब्लम को, जब उनके डाउट्स को क्लियर करेंगे ना, एक साथ एक ही क्वेश्चन का 5-6 लोगों का अलग अलग डाउट होगा, तो सोच रहे हैं आप एक क्वेश्चन का अगर 5-6 डाउट होगा, वो सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं कि आप ये गलती तो दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चंस करने से, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसको कॉन्सेप्ट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक तरीका होता है चीजों को पढ़ने का। तो आज से आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने सोर्स को लिमिटेड करेंगे, सोर्स एक ही होगा, और आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, और ये जो नोट्स है ना, ये मेरा खुद का नोट्स है। ये नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ फॉर प्री, मतलब जो आप जीएस का बात कर रहे हैं तो प्री लेवल का जो नोट्स होता है वो प्रिंटेड फॉर्म में होता है, लेकिन मेरे पास मेंस लेवल का खुद का बनाया हुआ कंप्लीट नोट्स है जो कि हैंड रिटन नोट्स है। ये मेरे खुद के, मेरे हैंड राइटिंग में, मेरे राइटिंग में ये नोट्स बनाया गया है, बट आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे प्रिंटेड नोट्स होगा, जितना होगा हम लोग यहाँ पे उस चीज़ों को कवर करेंगे। और मैथ्स हम लोग बहुत सारे ट्रिक के साथ मैथ्स को सीखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को 30-35 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, उससे ज़्यादा टाइम ही नहीं लेना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इस चीज को मैंने अभी जो आप लोगों को समझाया, इसमें किसी को कोई डाउट है?
किसी तरीके का कोई क्वेरी? नो सर। क्लियर है? यस सर। यस। यस सर। सर मीटिंग ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, किसी ने मैसेज किया है। तो मीटिंग तो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, हो सकता है आपके एंड पे इंटरनेट का कोई इशू होगा, इस कारण से मीटिंग डिस्कनेक्ट हो रहा होगा। ओके, तो जिनका भी हो रहा होगा एक बार आप दोबारा से रिकनेक्ट कर ले। ठीक है, अब ये बताइए, हम लोग मैथ से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे, क्वांट। और आज हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट पे फोकस करेंगे। हम लोग नेक्स्ट 3 क्लास में सिर्फ कैलकुलेशन सीखेंगे, तरह तरह के कैलकुलेशन, कि बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली हम कैसे सॉल्व करें, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत छोटे से कैसे कॉन्सेप्ट बना के सॉल्व करें। तो ये सब हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, कितने लोगों को मैथ से डर लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर स्केयर्ड विथ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स सामने आते लगता है कि हमसे तो करनी चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं? सर डर नहीं लगता मुझे है, भी सर मतलब डर लगता है। टाइम नहीं कर पावे। डर नहीं लगता, टाइम लग जाता है। ये सर। ओके, चलिए, टाइम लगने का चीजें तो इजीली अंडरस्टैंड नहीं होती। इजीली अंडरस्टैंड नहीं होती है चीजें। ठीक है, साजिद प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर ले। यस सुरिंदर बोलिए, आपने हैंड रेज कर रखा है, बोलिए। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग मैथ्स को सीखते हैं और देखते हैं कि जिन्होंने बोला कि थोड़ा डर लगता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो सारा डर कैसे भागता है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न करते हैं, एकदम प्यारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। कभी कभी क्वेश्चंस को आप देखेंगे ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा रहता है, 45 प्लस 54 प्लस 76 प्लस 67 प्लस 43 प्लस 34 प्लस 79 प्लस 97 प्लस 56 प्लस 65 प्लस 73 प्लस 37 प्लस 84 प्लस 48। कोई भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं ना, तो आप लोगों को इसको सॉल्व करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, सारे को ऐड करते हुए। और हो सकता है बीच में अगर एक भी एडिशन गलत हुआ तो आपका पूरा का पूरा आंसर ही गलत आ जाएगा। और ये काफी बड़ा सा नहीं लग रहा है? इतना कौन करते जाएगा एग्जाम में, ये सबको ऐड कौन करेगा? अभी मैं एकदम एलिमेंट्री लेवल पे चीजों को सिखा रहा हूँ, एकदम बेसिक बच्चे लेवल पे, छोटे छोटा सा पार्ट कि कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर आगे हम लोग बहुत सारी चीजों को लर्न करते हैं। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को पे नजर मारिए। ये क्वेश्चन कैसा है, वो नंबर और उस नंबर का रिवर्स, उस दोनों को ऐड करना है। नंबर प्लस उसका रिवर्स, नंबर प्लस उसका रिवर्स, नंबर प्लस उसका रिवर्स, नंबर उसका रिवर्स, नंबर उसका रिवर्स, नंबर उसका रिवर्स, ऐसे इसको ऐड करना है। तो हम लोग पहले सीखते हैं कॉन्सेप्ट, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कि ऐसे नंबर को हम लोग ऐड कैसे करें। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हाउ टू ऐड 2-digit number and its interchanged number। इंटरचेंज्ड नंबर कैसे ऐड करते हैं? चलिए, लेट्स से 43 प्लस 34। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी है, बता दिया 77, वो तो आपने ऐड कर दिया। 97 प्लस 79, आप बोलेंगे हाँ सर ये भी ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कैसे करना है? आपने बोला तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं ऐसे नंबर को। कभी भी नंबर और उसको इंटरचेंज करते हैं ना, उसके लिए होता है फॉर्मूला 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट। यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट क्या है, तो 4 प्लस 3 दैट इज 7। 11 इंटू 7 77, आइए ना। यहाँ पे क्या है 97 प्लस 79, 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट
9 + 7 क्या होगा 16, 11 इंटू 16 क्या होगा। आप बोलेंगे सर अब तो फिर फंस गए, 11 इंटू 16 करना है। अभी हम लोग फिर ये सीखेंगे कि पहले 11 से चीजों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 11 इंटू 16 क्या होगा 6, 6 + 1 7 और देन लास्ट में 1, 176। अब पहले हम लोग ये सीखते हैं कि 11 से मल्टीप्लाई कैसे करना है। अगर मैं आपको सीधा बताता कि हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 11, आप पूछते कि सर इसका यूज क्या है, इसलिए पहले आपको यूज बता दिया। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 11। कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर लेके आइए, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। चलिए छोटा छोटा नंबर से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। 45 इंटू 11 है। तो देखिए कैसे करते हैं किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई। पहले जो नंबर यूनिट डिजिट पे होता है ना उसको लिख देते हैं, फिर 2 का पेयर बनाते हैं। तो 2 का पेयर 5 + 4 9। अब कोई पेयर बन सकता है तो पेयर खत्म। अब लास्ट में क्या बचा 4, 495। 34 इंटू 11 कैसे करेंगे, तो पहले 4, फिर 4 + 3 7 और लास्ट में 3, तो 374। 26 इंटू 11 क्या करेंगे, तो पहले 6, 6 + 2 8 और लास्ट में क्या बचा 2, 286 इज योर आंसर। डाउट किसी को। नो सर। 36 इंटू 11 टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। 3 96 396। 396 क्या किया, पहले 6, फिर 6 + 3 9 और लास्ट में 3, तो 396 आपका आंसर आ गया। लेकिन आपने इसमें ये देखा कि जो भी नंबर था इसको ऐड करने पे कोई भी कैरी नहीं आ रहा था। 5 + 4 9, 4 + 3 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, कैरी तो नहीं था ना किसी में। अब हम वो ऐसा नंबर देखते हैं जिसमें कैरी हो, जिसमें कैरी हो। लेट्स से 29 इंटू 11। तो पहले क्या करना है 9, फिर 9 + 2 11। तो 11 के लिए 1 11 लिखना है और 1 आपका कैरी रहेगा। देन 2 लास्ट में क्या बचा 2 3 और 2 के साथ 1 ऐड हो 2 गया, + 1 3 319 इज योर आंसर। 76 इंटू 11 क्या होगा, पहले 6 सर 6 7 + 6 13 और 3 3 1 8 कैरी 3 836 836। प्लीज किसी के एंड पे बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, तो चलिए। अब तो हमने देखा कि ये सब सारे 2 डिजिट नंबर थे। सर आपने तो बोला कि दुनिया का कोई भी नंबर लेके आइए, कितना भी बड़ा नंबर हो हम लोग तुरंत उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब नंबर थोड़ा इंक्रीज करते हैं। 234 इंटू 11 क्या करना है, तो पहले यूनिट डिजिट 4, देन 4 + 3 7, देन अब यहाँ पे 7 इसको छोड़ेंगे 3 + 2 5 और 5 क्या बचा लास्ट में 2, 2574 इज योर आंसर। 2 235 बताइए क्या होगा। 5 5 8 5 8 8 हाँ हाँ 8 कहाँ से 5 आएगा, 2 5 5 8 2 मतलब 5 2 2585। हाँ जी सर 2585। अब आप लोग ऐसे नहीं बताएंगे, उल्टा नहीं सीधा बताएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप सीधा बताएंगे। 333 इंटू 11 बताइए। सर 3 सर 3 6 6 3 वंडरफुल। क्या किया, पहले ये, फिर इस दोनों का एडिशन, फिर इस दोनों का एडिशन और फिर लास्ट में ये। चलिए अब एक बार 1 2 3 4 इंटू 11 बताइए तो क्या होगा आंसर। सर 4 7 6 1 1 4 4 7 6 3 1 हाँ 4 7 5 3 5 4 पहले 7 5 4, 3 1 फिर 4 + 3 यस 7, फिर 3 + 2 5, फिर 2 + 1 3 और फिर लास्ट में 1 1 3 5 7 4 है ना। लेकिन अगेन हमने यस देखा सर 2 डिजिट नंबर, सॉरी 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, लेकिन इन सब में क्या है अभी तक कोई भी कैरी नहीं आया ना। अब हम लोग कैरी वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मैंने तो आपको बोला दुनिया का कोई भी नंबर। तो चलिए आप अपने मन से कोई भी नंबर बताइए, जो मर्जी बताइए।
259 259 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। बताइए अब आंसर डायरेक्टली बताइए क्या होगा। इतना टाइम 4 3 8 4 3 8 क्या बोल रहे हैं? आंसर बताइए। 314 314। चलिए और 3149 3149 सर। 3149। चलिए हाँ गलत हो गया। ये भी गलत है। गलत। 249 सर 9 चलिए एक बार फिर से हम लोग लर्न करते हैं। 9 चलिए हो गया, रहने दीजिए, पहले देखते हैं, लर्न करते हैं। 943 चलिए लास्ट में क्या है? 9। 9482 चलिए अब 9482 नहीं, आपको उल्टा नहीं बताना, आपको सीधा बताना है, नंबर मैं पूछ रहा हूँ। 349 2849 2849 इज द करेक्ट आंसर। 28 यस। चलिए अब देखते हैं क्या हुआ। पहले यूनिट डिजिट हमने लिख दिया। फिर क्या करना है? इस दोनों का एडिशन। 9 + 5 14, 14 का 4 1 कैरी, देन 5 + 2 7 और 1 यहाँ पे कैरी था 8 और लास्ट में क्या बचा 2, तो 2849। सर। चलिए अब मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, बताइए। 374 × 11, बताइए क्या होगा आंसर। 4 1 1 3 311 4114 4114 3114। दो आंसर आया अभी तक। 3814 3814 तीन आंसर। 4114 4114 तब 4 में से 50%, मतलब मेजोरिटी विंस। आंसर 4114 है। देखिए कहाँ गलत हो रहा है। पहले 4 4 7 + 4 11 होता है। 11 के लिए हम 1 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा। देन 7 + 3 क्या होता है 10 और यहाँ पे 1 कैरी था तो 11, अगेन 1 कैरी है तो 3 + 1 4 4114 इज योर आंसर। सर मैंने ठीक कहा ना सर। यस। चलिए इस बार अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। 2355 × 11, बताइए क्या होगा आंसर। 5 पूरा आंसर बताइए, 5 और 6 नहीं करना है, Five. पूरा आंसर। सर 25905 259। सर 25905 दूसरे का भी 25905। चलिए देखते हैं, और भी आंसर आने दीजिए। बस 2 लोग आंसर दे रहे हैं। 25905 मतलब 25960 अब सबका यही 26905 26905 26905। चलिए जी। आंसर तो 25905 ही करेक्ट है। देखते हैं कहाँ गलत क्या हुआ। 5 तो पहले हमने 5 लिख दिया, देन 5 + 5 10, 10 के लिए 0 1 कैरी, देन 5 + 3 8 और 1 कैरी था तो ये 9 हो गया। देन 3 + 2 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, लास्ट में क्या बचा 2, तो 25905। अब जो गलत करेगा ना, मैं उससे पूछूंगा कि आपने गलत क्यों किया। चलिए 4 3 7 2 8 × 11। आठ 10 लगा 0 चल गया 1 यार आपका भी करना हाँ हाँ, आप कॉपी पेन यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर 51008 51008 हाँ नाम बता दीजिए। 480 5100 5 किसका था?
581008 581008 581008 581008 या सर 581008 यस सर यस सर चलिए मैं भूल गया था सर ओके ओके चलिए आपने बोला ना 581008 एक बार मुझे बताइए कैसे आया हाँ आपका सर चलिए बताइए सर सर बताइए यस मैं एक भूल गया था 7 प्लस जो है ना ये कोई बात नहीं सर आप मुझे 3 प्लस बताइए अब मैं 4 मैं 7 यहाँ पे भी सॉल्व करूंगा आप बताइए कैसे सर लाया आपने सर सर पहले आ गया 8 8 सर फिर 8 प्लस 2 हो गया 10 जीरो 8 1 प्लस 2 हो कैरी गया 10 एक हो गया कैरी 7 प्लस 2 9 हो गया 10 एक हो गया कैरी कैरी 7 प्लस 2 हो गया 9 और एक था ना कैरी हो गया 10 हाँ फिर 7 प्लस 3 3 प्लस 4 हो गया 8 और 4 नहीं 7 प्लस 3 हो गया 10 10 10 सर 7 3 1 प्लस हो गया 10 सर फिर एक एक हो गया कैरी कैरी था 4 तो अगेन 4 1 प्लस 3 हो कैरी गया 7 हो गया 8 हो गया 4 प्लस 8 3 हो गया 7 और 1 कैरी था 8 हो गए कैरी था 8 हाँ ठीक है और फिर लास्ट में क्या बचा 4 4 4 तो 4 581008 कैसे आ रहा था आंसर क्या है वो सर 4 हो गया अभी तो सर आपने यहाँ सब पे थोड़ा जल्दी हो गया। जल्दी जल्दी ठीक है अभी हम सीख रहे हैं ना एक बार जब सीख लेंगे ना आपका स्पीड मेरे से भी फास्ट हो जाएगा फिर आप मुझे आएंगे पढ़ाने के लिए सर कौन सा सम करना बताओ मैं आपको बताता हूँ ठीक है ना 3 4 5 6 7 इंटू 11 चलिए बड़ा सा है बट गलत नहीं होना है अब आप थोड़ा टाइम लेके आंसर करेक्ट बताना है और देखिए क्लास ना अभी जस्ट ओवर हो जाएगा तो आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा इन द सेम लिंक सर 4802